गुड इवनिंग सबको। आज अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसमें भी एप्लीकेशन में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पिछली वीडियो आई थी उसमें क्या था? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करेंगे गॉस लॉ होता क्या था। फ्लक्स बराबर क्या होता था? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। गॉस लॉ लगाते समय हम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते थे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो स्पेशली इन बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का? कि गॉसियन सरफेस को कैसा अज्यूम करना है? सिमेट्रिक। ठीक है। और दूसरा ऐसा अज्यूम करना है गॉसियन सरफेस को सच दैट एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस is parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस एरिया को ऐसे एज्यूम करना है कि इसका जो एरिया वेक्टर हो वो सरफेस एरिया का जो वेक्टर हो वो किसके पैरेलल हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे कि अब इसकी बात सोच लेते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो, जैसे कि एक लाइन चार्ज होता था, लाइन चार्ज के लिए हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड्स अगर आप एक सर्कल एज्यूम करेंगे, स्फीयर एज्यूम करेंगे, तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पे अजम्पशन एक सिलेंडर। ठीक है। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता तो हम क्या यूज इमेजिन करते? स्फीयर। यहां क्या कर रहे हैं? सिलेंडर। ठीक। ये दो बेसिक्स रहते हैं, स्फीयर और सिलेंडर। ठीक। स्फीयर किस केस में? जब चार्ज आइदर पॉइंट हो या तो फिर स्फेरिकल हो। ठीक है। और अगर हमारा जो चार्ज है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ? एक शीट पे, तो हम कैसा सिलेंडर लेंगे? हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जो इसको कट करेगा। ठीक है। ये तीन केसेस रहेंगे और इन्हीं तीनों केसेस के लिए हमको क्या निकालनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब काम शुरू करते हैं कैलकुलेशन का। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं एक साइड। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब हमारे पास फ्लक्स, अभी अभी गॉस लॉ में क्या पढ़ा था? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। ये क्या होता था? चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। जो भी चार्ज सरफेस के अंदर है उसको किससे लिखते हो? क्यू एन। और एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इसमें सबसे पहला कैलकुलेशन देखेंगे हम फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी किसके लिए? लाइन चार्ज के लिए। उसके लिए हमको एक लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ा था। लेकिन अगर हम गॉस लॉ का यूज करें तो ये काम बहुत सिंपल हो जाएगा और हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कैसे। देखो, अभी अभी बोला कि जब भी लाइन चार्ज होगा हम क्या अज्यूम करेंगे? एक सिलेंडर। ये सिलेंडर हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस। ठीक। हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। अब सरफेस बन गया तो देखो, इसके अंदर कितना चार्ज आया सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा। उसके लिए जो लाइन चार्ज होता है उसके लिए आपको याद होगा, इसके लिए क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते थे? लैम्डा। लैम्डा क्या बताता था कि एक लाइन पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन, क्यू अपॉन एल। ठीक है। तो अगर हम इस पूरी लाइन का एक एल पार्ट ही कंसिडर करें, इस सिलेंडर के लेंथ कितनी ले ली मैंने? एल। ठीक है। एल लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया तो आगे काम देखते हैं। तो इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा वो कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एल।
मतलब हमको इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है पता लग चुका है, कितना है लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो अगर चार्ज पता चल गया कि कितना चार्ज है तो फ्लक्स पता चल गया, फ्लक्स इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू कितनी है लैम्डा एल, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमको फ्लक्स की फाइनल वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, फ्लक्स इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा काम नंबर 1, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके आगे एक छोटा सा काम और बचा है, फ्लक्स की पुरानी डेफिनेशन याद कीजिए, ओरिजिनल डेफिनेशन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया। अब देखो इस लाइन के अराउंड जो हमने सिलेंडर बनाया है, इसकी टोटल कितनी सरफेसेस है, 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक लाइन चार्ज के लिए हमको ये पता है कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ होंगी। तो देखो क्या कोई भी लाइन इस सरफेस को या फिर इस सरफेस को कट करेगी, नहीं। तो इससे हम ये बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 क्या हो जाएगा, 0। इस चीज को इमेजिन भी कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये बॉटल है, ये कैसी है, एक सिलेंड्रिकल बॉटल है, और ये पेन जो है इसके अंदर एक लाइन डली हुई है। तो इससे जो लाइन निकल रही है कैसी है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड्स लाइन कौन सी सरफेस को कट करेगी, जो कर्व्ड सरफेस है इसको कट करेगी। ठीक है, लेकिन इस ढक्कन को कट करेगी क्या, नहीं, ढक्कन से स्लिप हो जाएगी। बॉटल के बॉटम को कट करेगी क्या, नहीं, बॉटल के बॉटम से भी क्या हो जाएगी, स्लिप। सिर्फ कौन से एरिया कट करेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया को। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका खुद का नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, देखो आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इसका नॉर्मल जो सरफेस एरिया है ये भी किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड। तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। साथ में नोट करते चलेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है और थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया 2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज डॉट सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो थीटा का वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना, 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 ई एस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 डाल दिए तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब लास्ट एक वैल्यू और, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, S बराबर 2 पाई आर इंटू एल। तो 2 पाई आर इंटू एल, ये हो गया हमारे पास सरफेस एरिया। इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया में। क्लीन कर लेते हैं इधर का पार्ट ताकि हमको कैलकुलेशन के लिए एरिया मिले और ये आसानी से हो जाए। ठीक, एक सेकंड। ठीक, तो देखो आपके पास फ्लक्स का वैल्यू क्या है, ई डॉट एस। फ्लक्स का वैल्यू है ई इंटू एस। सरफेस एरिया का वैल्यू अभी भी निकाले, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ठीक है, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक फ्लक्स यहां से कैलकुलेट किया सेम के लिए, एक फ्लक्स कैलकुलेट किया यहां पे सेम सरफेस के लिए। ठीक है, दोनों सरफेस के लिए जैसे ही कैलकुलेट कर लिया तो इक्वेशन 1 बराबर हो गया क्या, इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे ही कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल और एल कैंसल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या बचा, लैम्डा, ये 2 पाई आर नीचे अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे एक 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख दे रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये हो गया 2 लैम्डा अपॉन 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये के क्या लिखा, एक सेकंड मैं आपको समझा रहा हूं ना। देखो जैसे ही आगे बढ़ा है क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी किसके लिए, इंटीग्रेशन के थ्रू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1 जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसी की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, के। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, के से, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप नोट कीजिए, अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर देखिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है हमारे पास वो है फॉर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर पे जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सरफेस पे, तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। यहां मान लो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे डिनोट करते थे, सिग्मा से। ये क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया, ठीक है। इसकी यूनिट आपको क्या देखने मिलेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई बात। तो अब इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, देखो हॉलो स्फीयर है तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, ठीक। तो यहां क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए। कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए। ये हो गया हमारे पास सिग्मा इंटू ए फॉर, ये क्या है, एरिया, ठीक है। और एरिया भी कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, ठीक। क्यू का वैल्यू पता चल गया तो फ्लक्स पता चल गया। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो कैसा सरफेस अज्यूम करेंगे, स्फीयर के लिए मैंने बोला था उसके ऊपर एक और स्फीयर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मान लो आपका जो ये स्फीयर है इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। तो जो बड़ा स्फीयर है जो हमने अज्यूम किया है उसका रेडियस हम क्या ले लेंगे, कैपिटल आर, ठीक। तो इस बड़े स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस चार्ज की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू किसके थ्रू, फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक। जब गॉस लॉ से देख रहे हैं तब हमको फ्लक्स की वैल्यू क्या मिली, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको जैसे ही हम पुराने पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो देखते हैं क्या लिखेंगे। पुराना पर्सपेक्टिव क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस, ठीक है, ई डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो ये जो सरफेस है हमारे पास, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ये भी कैसी होगी, आउटवर्ड। और ये जो सरफेस एरिया हमने अज्यूम किया है इसका भी सरफेस किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय सरफेस ही ऐसी अज्यूम करेंगे कि थीटा की वैल्यू हमेशा क्या मिले, 0 डिग्री। तो फिर से हो गया ई एस कॉस 0, जिसका वैल्यू आ गया फ्लक्स के लिए कितना, ई एस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया।
अब ये जो सरफेस एरिया आया है भैया, ये कितना होगा लिख लेते हैं। देखो सरफेस एरिया जो आया है ये कितना होगा, 4πr², फॉर अ स्फीयर। सरफेस एरिया कितना होता है, 4π। देखो कौन से स्फीयर की बात कर रहे हैं, बड़े स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो 4πr²। ठीक है, 4πr², ये हो गया सरफेस एरिया, इसकी जगह डाल देते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू 4πr²। अब देखो यहां से एक फ्लक्स कैलकुलेट हुआ और एक फ्लक्स कहां से कैलकुलेट हुआ, यहां से। अब जैसे ही दोनों को इक्वल कर देंगे आपको किसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कर देते हैं। देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 1 इक्वल टू 2। 1 का वैल्यू क्या है फ्लक्स का, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr²। ठीक, अब ये देखो ये जो एरिया है, ये एरिया किसका है, ये अंदर वाले स्फीयर का है, तो इसके लिए रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 4π स्मॉल आर का स्क्वायर। छोटे वाले स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो इसका रेडियस कितना है, 4π स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर अगले सेटिंग में वैल्यू डाल देते हैं, सिग्मा इंटू 4π स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो ये 4π और 4π क्या हो गया, कैंसल। एक स्टेप और लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे सामने होगी। हाँ, तो देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये r² नीचे चला जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R² नीचे आ गया और स्मॉल r² ऊपर रह गया, इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर हॉलो स्फीयर। और ये कहां आया, आउट साइड। ठीक है, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको गिवन है। ठीक है, आई होप समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा जब हमको चार्ज डेंसिटी की जगह सीधे सीधे चार्ज दे दिया, तब ये काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक केस और बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आउटसाइड निकाल रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इनसाइड देख लेते हैं, उसके बाद सिंपल चार्ज के साथ देखेंगे, ये देखना एक लाइन में सॉल्व होगा। हाँ देखो, जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गॉसियन सरफेस है इसको कहां ज्यूम करेंगे, इनसाइड द स्फीयर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पता करनी है, अंदर। तो इस बार कैपिटल आर अंदर आ गया। ठीक, अब देखो इस गॉसियन, ये हमारा नया क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, फ्लक्स इक्वल टू, इसके अंदर कोई भी चार्ज है नहीं, तो क्यू का किसके बराबर है, 0 के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब फ्लक्स की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसी की वैल्यू क्या होती है, E डॉट एस। तो E डॉट एस की वैल्यू, हम एंगल की वैल्यू पहले ही जानते हैं 0 है, सरफेस एरिया कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से हमको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इनसाइड 0। कैसे, देखो सरफेस एरिया कुछ भी वैल्यू डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। क्यों, क्योंकि फ्लक्स किसके बराबर है, 0 के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर कितना होगा, 0। तो E इनसाइड कितना मिला आपको, 0। ठीक, अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं, जब हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह सीधे चार्ज दिया। ये सोचने के तरीके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, अपने आप में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जब सिग्मा किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक हॉलो स्फीयर के ऊपर। अगला केस देखते हैं। ठीक, इनसाइड कितना रहेगा, 0, आउटसाइड कितना रहेगा, सिग्मा स्मॉल r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R²। कैपिटल आर क्या है, गॉसियन सरफेस जो बाहर वाली थी। ठीक, पहले कहां लिए थे, पहले बाहर लिए थे। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। हाँ देखो, अब जो अगला केस है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सेम हॉलो स्फीयर है, इस पे कितना चार्ज रख दिया है सरफेस पे, Q। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके तो बोला है कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक, कर लेते हैं। क्या ज्यूम करेंगे, एक आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस, क्या है, गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस कितना है, आर। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना चार्ज रखा है, कितना रखा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस एरिया। हमेशा मैंने बताया था सरफेस एरिया के, सरफेस के कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री। तो ई एस कॉस 0 फिर से बन गया, ई एस कॉस 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई एस। सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर रेडियस है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। उठा के पुट कर देते हैं। फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की। सेकंड वैल्यू ये हो गई, फर्स्ट वैल्यू ये, सेकंड वैल्यू ये, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 1 इक्वल टू 2, क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिखे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां से वैल्यू क्या आ गई आपको, मैग्नीट्यूड की, Q अपॉन 4 पाई, ये नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख ली, के। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपको देखी देखी क्वांटिटी लग रही होगी। याद रखिएगा, एक हॉलो स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होता है वो कैसा होता है, सेम टू अ पॉइंट चार्ज। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, आउटसाइड। ठीक है, ये कहां है, आउटसाइड। किसके आउटसाइड, आउटसाइड स्फीयर। ठीक है, ये तो एकदम ही सिंपल था। अब इसमें सेकंड केस देखते हैं, इनसाइड वाला। एक सेकंड ड्रॉप कर लेते। हाँ देखो, ये क्यू चार्ज है। इस बार हमको इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो फिर गॉसियन सरफेस कहां लेंगे, इनसाइड। हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज है क्या, नहीं, चार्ज सिर्फ कहां था, सरफेस पे। तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लोज्ड कितना है, 0, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, 0। जैसे ही फ्लक्स का वैल्यू 0 आ गया, ये इनसाइड के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E S cos 0, तो E S। दोनों को जैसे ही इक्वल कर दोगे, E डॉट S इक्वल टू क्या है, 0। सरफेस एरिया का तो वैल्यू है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे फिर से हमको सेम रिलेशन मिला क्या, कि फॉर अ हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, पॉइंट चार्ज जैसे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रह गया था, मेरे को ध्यान में नहीं आया, अभी कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ग्राफ प्लॉटिंग इसको नोट कर लीजिए। हाँ देख लेते हैं, इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, ग्राफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच। ठीक, देखो ये अपना स्फीयर था, स्फीयर से जब तक अपन स्फीयर के रेडियस तक चल रहे थे, मान लो ये आर, ये स्फीयर का रेडियस है, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इनसाइड 0। क्यों, क्योंकि चार्ज अंदर है ही नहीं, तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 0, मतलब एक्सिस पे लाइन बनेगी। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप आउटसाइड गए, स्फीयर के बाहर कितने भी रेडियस पे गए, आर, वैसे ही कैसा रिलेशन आने लग गया, इनवर्स। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, कैसा दिखाई देता है हमको ग्राफ में, ऐसा। ठीक, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का ग्राफ
फॉर हॉलो स्फीयर। ये किसके बीच में ग्राफ है? ग्राफ बिटवीन E एंड R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस। और इसके साथ ही लीनियर चार्ज के लिए भी याद कर लेते हैं। देखो लीनियर चार्ज के लिए वैल्यू क्या आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक, ये वैल्यू आई थी हमारे पास। r क्या था? पॉइंट का डिस्टेंस कहां से? लाइन चार्ज से। लाइन चार्ज पर डेंसिटी कितनी थी? लैम्डा। अब देखो लैम्डा भी एक कांस्टेंट है, k भी एक कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो फॉर लाइन चार्ज कैसा ग्राफ बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ। ये किसके लिए है? फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारे टोटल दो केस होगा, ये वाला और ये वाला। ये दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों को। अगला तीसरा देखते हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा था साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि बोर्ड का मेरे पास स्पेस कम है तो दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक है, अच्छे से नोट करते चलिए साथ ही में। ठीक, ये जो अगला एप्लीकेशन रहेगा अपने पास क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ऐसी एक शीट है आपके पास। अब शीट है तो कहां सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा? सरफेस पे, यानी वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एरिया। सिग्मा ये क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब देखो यहां से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? सिग्मा इनटू ए। अब यहां आप बोलेंगे कि हमको सरफेस कैसे अज्यूम करनी है, तो यहां थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि एक सिलेंडर अज्यूम करेंगे जो कैसे? इस शीट को हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है। ठीक है, शीट एक बार और बना लेते हैं। ऐसी शीट है, 3D में यार बनाने में थोड़ा दिक्कत जाता है। इससे ऐसे बाहर आती हुई एक सिलेंडर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये सिलेंडर इस शीट को कहां कट कर रहा है? इतने एरिया में कट कर रहा है। इस सिलेंडर का रेडियस मान लेते हैं कितना है? r। कितना है? r। तो देखो इससे जो निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, पहले शीट से कैसी लाइंस निकलेगी? जैसे ऐसी शीट है हमारे पास, तो इससे हमेशा रेडियली बाहर निकलती हुई लाइंस रहती है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी कहां कट करेंगी? सिलेंडर को इसके फेस पे, और एक बार कहां कट करेंगी? पीछे वाले फेस पे। क्यों? क्योंकि शीट है तो दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी और इधर भी निकलेंगी। हमने देखा था लाइंस कैसी होती है? यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है हमको किसके केस में? शीट के केस में। ठीक, तो हमारे पास जो एरिया आएगा, ये एरिया का वैल्यू कितना रहेगा? देखो ये सिलेंडर जितने बड़े एरिया को काट रहा है इतना ही एरिया में चार्ज रहेगा, तो ये एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया Q हमारा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया? सॉरी, फ्लक्स का वैल्यू आ गया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू। फ्लक्स का वैल्यू जैसे ही आ गया, सेकंड केस निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया। अब देखो कितने सरफेस को हम कट कर रहे हैं टोटल। एक जो लाइंस इधर गई इस सरफेस को कट की, एक जो लाइंस इधर गई इस सरफेस को कट की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 सरफेसेस है। देखो सिलेंडर था, लाइंस इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। कहां से जा रही है? शीट में से जा रही है। ये ज्यादा अच्छा डायग्राम है, डायग्राम इसको यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इसका कर्व वाला पार्ट है इससे कोई भी लाइन क्रॉस हो रही है क्या? नहीं।
फिर नाम दे देते हैं 1, 2 और 3। अब देखो इसमें फ्लक्स किससे 0 है, सरफेस नंबर 3 से, मतलब जो कर्व्ड सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स कितना है 0, लेकिन फ्लक्स 1 और 2 से पास हो रहा है। कितना फ्लक्स पास हो रहा है देखते हैं, ये डायग्राम यूज करेंगे। टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स नंबर 1 प्लस फ्लक्स नंबर 2 प्लस फ्लक्स नंबर 3 के लिए वैल्यू देखे अभी कितनी है 0। तो फ्लक्स नंबर 1 कितना हो जाएगा, E डॉट S। देखो इसका सरफेस एरिया किधर निकल रहा है, इस डायरेक्शन में, इसका सरफेस एरिया किधर निकल रहा है, इस डायरेक्शन में। सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया। देखो दोनों का डायरेक्शन यहां भी सेम है, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 0, cos 0 का वैल्यू 1, यहां भी थीटा का वैल्यू क्या आएगा 0, cos 0 का वैल्यू 1। तो E डॉट S और यहां भी क्या रहेगा E डॉट S। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स E डॉट सरफेस एरिया, ये हो गया फ्लक्स। ठीक, सरफेस एरिया का वैल्यू कितना है, अभी भी देखे थे पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। हर बार की तरह दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लीन कर लेते हैं कुछ पार्ट ताकि अपन को एरिया मिल जाए। ठीक, देखो एक चीज और नोट करना कि जितना इस सिलेंडर का एरिया है उतना ही एरिया को हम यहाँ भी शीट में भी कट किए हैं, तो यहाँ ए का वैल्यू भी पाई आर स्क्वायर है और सरफेस एरिया का वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर। दोनों फ्लक्स को इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वल्स इक्वेशन 2, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बच गई, सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तब है जब शीट एक साइड चार्ज थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां देखो, यहां एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम शीट। शीट के साथ उसका डिस्टेंस शीट से डिस्टेंस के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए हम बोलते थे क्या कि शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी हम भली भांति जानते हैं, इक्वली स्पेस्ड लाइंस दैट डू नॉट चेंज विद डिस्टेंस। सारी की सारी लाइंस कैसी रहेंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड की और कैसी रहेंगी, पैरेलल। ठीक, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके लिए, शीट के लिए। इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर अपना काम खत्म हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है गॉस लॉ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ही है, तो हमेशा इसका यूज करना है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। अभी तक देखो क्या क्या देख लिए, अभी आया इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्ट जो है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन शीट। एक शीट पे अगर चार्ज रखा गया था तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये हमने देखा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बन जाएगा, आर के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये जो शीट रहेगी ये कैसे कैसे साइज की रहेगी, इनफाइनाइट साइज शीट रहेगी। ठीक है, जो हमारे पास वायर थी वो भी कैसे रहेगी, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जिसके लिए लैम्डा आया था, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे थे, 2k लैम्डा बाय आर। इसके लिए भी जो ये रहेगा इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रहेगा। ठीक है,
ये दोनों का याद रखिएगा, ये दोनों इनफाइनाइट साइज और बहुत बार यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जो तीसरा केस, 2 केस और बच गया हमारे पास, वो देखते हैं, फिर ये काम खत्म। ठीक, देखते हैं। हाँ, जो अगला हमारे पास निकालने के रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट, अब देखो शीट कंडक्टिंग हो गई तो इसके पास एक प्रॉपर्टी रहेगी कि इसमें सिग्मा चार्ज अगर आप इधर डालेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा, सिग्मा चार्ज। अब दोनों साइड कितना चार्ज है, सिग्मा। तो अगर आप एक यहां पे सिलेंडर फिर से अज्यूम करेंगे, ठीक है, इधर कितना एरिया रहेगा, एस, कितना रहेगा, इसका रेडियस आर, तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इधर भी एरिया हो गया आर, तो एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। पिछले बार इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में मिल रही थी, क्यों, क्योंकि जो शीट थी वो कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग थी, तो चार्ज सिर्फ एक डायरेक्शन में था। लेकिन जैसे ही कंडक्टिंग शीट पे आप चार्ज को डालेंगे तो वो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जाएगा। दोनों साइड कितना है, सिग्मा। तो इसके अंदर देखो चार्ज इस साइड भी है और चार्ज इस साइड भी है। दोनों साइड कितना एरिया काटा गया है, इधर भी एस और इधर भी एस। तो इसमें फिर से गॉस लॉ लगाएंगे, फ्लक्स की वैल्यू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बार हमारे गॉसियन सरफेस, ये हमारे क्या सिलेंडर क्या है, गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है उसमें कितने साइड चार्ज आ रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड कितना आया, Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस साइड भी कितना आया, Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो Q नेट का वैल्यू कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, मतलब सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 फ्लक्स के लिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलेगा, इलेक्ट फ्लक्स नेट इक्वल टू कितना आएगा, ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और ये सरफेस नंबर 3। फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। फ्लक्स 3 से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, क्योंकि सारी लाइंस कैसी है, यूनिफॉर्म एंड पैरेलली स्पेस्ड। ठीक है, तो जो लाइन इस साइड जा रही है वो इस साइड को काट रही है, और जो लाइन इस साइड काट रही है वो इस सरफेस को काट रही है। तो यानी 1 और 2 के लिए हमको वैल्यू मिलेगी, 3 के लिए क्या हो जाएगा, 0। 1 के लिए कितनी वैल्यू मिलेगी, E डॉट एस, 2 के लिए भी कितनी वैल्यू मिलेगी, E डॉट एस। दोनों के लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 0। तो दोनों साइड कितना हो गया, 2 टाइम्स E एस। ठीक, 2 टाइम्स E एस, और S का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स E इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। फ्लक्स के लिए कितना आ गया, 2 टाइम्स E इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। दोनों को फिर इक्वेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो 2E इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टिंग शीट या फिर सरफेस। शीट लिखे थे यहां भी शीट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डिफरेंस क्या आया, जब नॉन कंडक्टिंग शीट पे चार्ज डाला गया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फॉर
नॉन कंडक्टिंग शीट, लेकिन कंडक्टिंग हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कंडक्टिंग शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गई वैल्यू। ये फॉर नॉन कंडक्टिंग, ये किसके लिए आया, फॉर कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर से एक बार रिवाइज करा सबके लिए, देखो लाइन के लिए कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2k लैम्डा बाय आर, ग्राफ कैसा बन रहा था, ऐसा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए कैसा आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन, किसमें किसमें, ई और आर में, ठीक। कंडक्टिंग शीट के लिए क्या बना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसके लिए भी ग्राफ सेम रहेगा, ई और आर में, ई आर के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक। और एक और देखा था किसके लिए, फॉर हॉलो स्फीयर, चार्ज कितना है, क्यू, ऑन सरफेस, सरफेस पे चार्ज था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया था, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके लिए ग्राफ कैसा बन रहा था, याद करो, ई आर, जहां तक सर्कल का स्फीयर का रेडियस था, जहां से सरफेस था वहां तक 0, और उसके बाद ये फंक्शन, ठीक। ये यहां तक पढ़ चुके हैं। एक लास्ट केस बच गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड in case of volume charge distribution। ये सारे फॉर्मूले हो सके तो याद रखिएगा, आगे काम आते हैं, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूले, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और k क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका तो एग्जैक्टली किसके तरह है, पॉइंट चार्ज की जगह, k क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक। ग्राफ भी याद रखिएगा सबके। अब इसको चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट केस है। हाँ, एक छोटी सी चीज और, कि लाइन हो, लीनियर हो, नॉन कंडक्टिंग शीट हो या फिर कंडक्टिंग शीट हो, ये तीनों कैसे हैं, इनफाइनाइट साइज के, तीनों के ना, ये भी और ये भी। अगला केस देखते हैं। ये हमारे पास लास्ट केस है, किसके लिए, एक स्फीयर है जिसमें कैसा है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे लिखते हो, रो से, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू, ठीक है। अब इसमें हर जगह चार्ज है, अंदर से बाहर तक, पूरा अंदर से बाहर हर तरफ क्या है, चार्ज ही चार्ज है। तो इसके लिए पहले आउटसाइड निकाल लेते हैं, क्योंकि आउटसाइड का काम बहुत सिंपल है। देखो ये आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया, ठीक। आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए निकालेंगे, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इसमें भी सेम वैल्यू आएगी। देखो Q जो है, पहले चार्ज के टर्म्स में निकालते हैं, फिर उसको रो के टर्म्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, E डॉट S। जो सरफेस है वो कैसे शेप की है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल के लिए अभी बताया था, स्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर, छोटे वाले का स्मॉल आर, ठीक। ये हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फ्लक्स। इसको पकड़, इसके बराबर कर दिए, जैसे ही कर दिए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट 4 पाई
आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी को क्या लिखते थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कहाँ है, आउटसाइड, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्यू की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी किसमें, रो इंटू वी में, के रो वी बाय आर स्क्वायर। वी का वैल्यू डाल देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या थी, रो वी डाल दिए। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई। अब देखो रेडियस कितना है, स्मॉल आर का क्यूब। तो ई आउटसाइड का वैल्यू क्या आ गया, के इंटू रो, के का वैल्यू डाल लेते हैं ताकि और छोटा हो जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ भी 4 पाई है, आर स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4 पाई कैंसल, बचा क्या, ई आउटसाइड इक्वल टू रो इंटू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करके फाइनल आंसर ही आएगा। इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड वैल्यू आई, एक सेकंड ना, हाँ, तो साफ सुथरा लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास वैल्यू आई आउटसाइड कितनी आई, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, नेट चार्ज ऑन स्फीयर, ठीक है। ये आउटसाइड के लिए वैल्यू आ गई। इनसाइड के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो इनसाइड के लिए करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये हमारे पास आर रेडियस का स्फीयर है, ठीक है। इसमें हम एक अंदर पॉइंट ले लेते हैं आर डैश, ठीक। अब हमको जो गॉसियन सरफेस मिली है उसमें फ्लक्स कितना होगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम ये मान के चल रहे हैं अंदर कितना चार्ज है, क्यू डैश, ठीक। तो क्यू डैश चार्ज कितना होगा निकाल लेते हैं। देखो क्या लिखे थे, रो इक्वल टू क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आएगा, तो क्यू डैश इक्वल टू क्या आएगा, रो इनटू वॉल्यूम डैश। वॉल्यूम का वैल्यू कितना आएगा छोटे वाले स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, ठीक है। डाल देते हैं इसके अंदर वैल्यू वॉल्यूम की। तो क्यू डैश की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर डैश के क्यूब का, आर डैश का क्यूब, ठीक। तो आपको फ्लक्स कितना मिल गया, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डाल देते हैं, रो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, 3 के साथ क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका फ्लक्स डैश नया वाला। और इनसाइड जो फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, ई डॉट एस का वैल्यू क्या होगा, छोटे वाले स्फीयर का एरिया। तो छोटे वाले स्फीयर का एरिया कितना आएगा, 4 पाई, छोटा स्फीयर का रेडियस आर डैश का स्क्वायर, ई डॉट, ठीक है। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, फ्लक्स की। जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू आ गई, इसको क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। जैसे ही कर देंगे आंसर मिल जाएगा हमको, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, रो इंटू 4/3, यहाँ एप्सिलॉन नॉट पाई आर डैश का क्यूब, ये भी आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर और आर डैश का क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या, आर डैश। 4 पाई और 4 पाई कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या मिल गई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर डैश, ठीक है। रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ है, इनसाइड। तो यहाँ देखते हैं, अब देखो दोनों जगह आपको वेरिएशन देखने मिलेगा
कि इनसाइड वैल्यू क्या मिली, इनसाइड आपको वैल्यू मिली रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों का अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या वेरिएशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इनसाइड क्या वैल्यू आ रही है, रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में। देखो जब तक हम इनसाइड थे, कहाँ थे, इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रहा है, आर डैश के साथ। आर डैश क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आर डैश, ये सर्कल का पूरा पूरा रेडियस था, स्फीयर का पूरा रेडियस क्या था, स्मॉल आर। छोटा रेडियस जो अंदर लिए थे उसका नाम आर डैश। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आउटसाइड जैसे ही गए, यहां देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, आर स्क्वायर। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया ऐसे, ठीक, ये बन गया इसका ग्राफ। और ये हमारे पास फाइनल सबके फॉर्मूले डन। ठीक, इसके बाद हमारा लास्ट काम रहेगा कि सबको हम समराइज कर लें और सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लें। लिखते हैं, शुरू किए थे लाइन चार्ज से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसके लिए वेरिएशन क्या आया था, लाइन थी, लैम्डा होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसके लिए आता था इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर। इसके लिए ग्राफ कैसे बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में हाइपरबोलिक ग्राफ बना था। इसके बाद आया था शीट, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, जिसमें सिर्फ एक साइड चार्ज था, एक साइड चार्ज था। तो यहाँ वैल्यू क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ग्राफ क्या बना था हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी वैल्यू आई थी हमारे पास क्या आया था, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सरफेस। यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, दोनों साइड चार्ज था, कंडक्टिंग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी सेम ग्राफ रहेगा, बस हाइट क्या रहेगी, ऊंची, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, हाइट। इसके बाद देखे थे हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए आपने देखा था ये दोनों इनफाइनाइट थी। ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए आपने देखा था चार्ज सिर्फ कहाँ था, सरफेस में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आई थी, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या मिली थी आपको, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसके लिए ग्राफ बना था, जब तक अपन सरफेस तक नहीं पहुंच जाते तब तक वैल्यू 0, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डिप्लीटिंग वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनसाइड है, ये पॉइंट कौन सा है, सरफेस, इसके बाद क्या है, आउटसाइड। इसके बाद लास्ट हमने देखा किसके लिए, सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, या फिर इसी क्या बोले, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, इनसाइड आई रो आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर डैश बीइंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आउटसाइड की वैल्यू क्या आई, ई आउट के लिए, इसी के लिए रो स्मॉल आर का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या था, रेडियस ऑफ जो स्फीयर है जिस पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन किसके साथ आ रहा था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ क्या आ रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता था, लास्ट ग्राफ रहेगा क्या, लाइन ऐसे जाएगी, कहाँ तक, सरफेस तक, और उसके बाद क्या होगी, डिप्लीट होगी। ये फाइनल वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, ये पांचों चीजें याद रखनी है हमको, और ये पांचों का एप्लीकेशन हमने कहाँ से निकाला, गॉस लॉ से। ठीक, थैंक यू।